जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, कुंभ मेला ऑलमोस्ट आधा समाप्त हो गया है। अब लगभग 20 से 22 दिनों का ही दिन शेष रहता है वहां पर स्नान करने के लिए, और अब तक 3 महत्वपूर्ण स्नान ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अब बाकी के बचे दिनों में बहुत सारे श्रद्धालु हैं जो कि कुंभ नगरी में जाकर आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन्हीं श्रद्धालुओं के लिए होने वाली है, जहाँ हम डिस्कस करेंगे कि तीर्थराज प्रयागराज में कैसे पहुंचना है, वहां पर स्नान कैसे करेंगे, वहां पर कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्शन हैं जो कि हमें स्नान करने के बाद अवश्य करने होते हैं, वहां पर रहने की व्यवस्था कैसी है, वहां पर खाने की व्यवस्था कैसी है। ये सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं हम आज की यात्रा शुरू। जय श्री राम। तो दोस्तों, अगर आप कुंभ मेला 2025 अटेंड करना चाहते हैं, वो भी रोडवेज की बस से, और अगर आप दिल्ली से जा रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा ISBT बस अड्डा। और यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश रोडवेज का जो काउंटर है, यानी 104 और 105 जो बूथ है, उसके सामने आपको उत्तर प्रदेश रोडवेज का काउंटर मिल जाएगा, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। आप यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से आप अपनी बस बुक कर सकते हैं। याद रखिएगा, प्रयागराज के लिए ओनली 3 डायरेक्ट बस आपको यहाँ से मिलती है, जो कि 1 बजे, 2:20 को और 5 बजे शाम को जाती है। अदरवाइज़ आप प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को चूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको तमाम ऐसे बस ऑपरेटर्स मिल जाएंगे जो कि दिल्ली से प्रयागराज, वाराणसी के लिए डेली ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप उनको चूज़ कर सकते हैं, पर उनकी जो टिकट है वो थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अगर हम बात करें रोडवेज़ की, तो दिल्ली से प्रयागराज के लिए लगभग 1000 रुपये का, यानी 980 रुपये का टिकट आपको पर पर्सन लगेगा दिल्ली टू प्रयागराज ऑर्डिनरी बस में। तो दोस्तों, हम लोगों में से कई ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी जो जर्नी है वो एकदम लास्ट टाइम में उसको प्लान करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए सहारा होता है या तो बस या फिर ट्रेन में जाना, पर वो भी जनरल बोगी में। अगर आप ये यात्रा जनरल बोगी में करते हैं तो प्रयागराज के लिए सुपरफास्ट ट्रेन में 210 रुपये का टिकट है। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा हम आनंद विहार टर्मिनल से स्टार्ट करने वाले, जो दिल्ली में पड़ता है, और हम यहीं से हम आज की प्रयागराज तक की यात्रा करेंगे। और जो हमारी आज की ट्रेन है 12874 हटिया झारखंड एक्सप्रेस, और इसी में मैंने आज की टिकट बुक कराई है। तो देखते हैं हमारी आज की यात्रा कैसी होती है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, हमारी जो आज की ट्रेन है वो आनंद विहार से ही बनकर छूटती है और हटिया तक जाती है। और इसका जो टाइमिंग की अगर हम बात करें तो ये लगभग 8:45 को यहाँ से छूटती है और सुबह लगभग 4:15 बजे ये आपको प्रयागराज पहुँचा देगी। और इस दौरान बीच में ओनली कानपुर का इसका स्टॉपेज है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये ट्रेन यहाँ से बनती है, तो हमारी ट्रेन अभी इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। अब चढ़ते हैं, अपनी सीट देखते हैं हमारी सीट कैसी है। तो गाइस, ये हमारी कुछ आज की सीटिंग है और हमारा सीट यहाँ पर है। और आज भी मुझे RAC सीट मिली है, 63 नंबर मेरा सीट है, और मेरी बैग यहाँ पर पड़ा हुआ है। और अगर हम सीटिंग की बात करें तो स्लीपर की तरह ही आपको 2-3 इस तरफ, 3 इस तरफ मिल जाएगा, और सामने आपको कुछ चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं, आमतौर पे जो इंडियन रेलवे से आपको मिलता है। जो हमारी यात्रा है वो आज इसी ट्रेन में प्रयागराज तक कटेगी। और अगर हम बात करें तो इस ट्रेन में आपको पेंट्री भी मिल जाती है, और यहाँ पर आपको AC भी सीट मिल जाती है, और जनरल बोगी भी मिल जाती है, और आपको स्लीपर बोगी भी मिल जाती है। और इन सभी के जो टिकट्स है अभी मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स, टाइम पे यहाँ से ट्रेन हमारी निकल गई है। और अगर हम इस ट्रेन की डिस्टेंस की बात करें तो दिल्ली से लेकर इसको प्रयागराज तक 623 किलोमीटर की इसकी पूरी जर्नी रहती है। और जो समय लगता है वो लगभग 8 घंटे लगते हैं इसको प्रयागराज तक पहुंचने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह 4:20 में हमको प्रयागराज पहुंचाएगी। और अगर हम इस ट्रेन के स्टॉपेजेस की बात करें प्रयागराज तक, तो शेड्यूल के हिसाब से इसको सिर्फ कानपुर रुकना है, और कानपुर के बाद सीधा प्रयागराज रुकना है। तो दोस्तों, अगर आप भी प्रयागराज जाने का प्लान कर रहे हैं तो जो सबसे चीपेस्ट और सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है वो ट्रेन का ही रहता है, क्योंकि जो बस में भी है काफ़ी ज़्यादा चार्ज लग जाते हैं। इवन अगर आप जनरल बस में भी सफ़र करते हैं तो अगर आप वहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी प्रयागराज तक पहुँचने के लिए, आपको ट्रेन से ज़्यादा उसमें चार्जेस लगेंगे। और बाय प्लेन आपको पता ही है बाय प्लेन के टिकट कैसे होते हैं। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी लगभग 5:45 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन अभी फ़िलहाल कानपुर सेंट्रल ही पहुँची है, और जबकि इसको यहाँ पर 2:45 बजे पहुँचना था। और लगभग जैसा पता चल रहा है कि अभी 4 घंटे हमारी ट्रेन लेट है। देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं और ट्रेन लेट होती है कि नहीं। पर फिलहाल अभी हम कानपुर पहुँच गए हैं। रात को थोड़ा बहुत नींद भी मार लिया, अब थोड़ा सा फ्रेश लग रहा है। थोड़ा बहुत फ्रेश होते हैं, अब प्रयागराज पहुँचते हैं और उसके बाद आगे के दर्शन करते हैं। फाइनली अब सिर्फ 2 ही स्टेशन बाकी है प्रयागराज पहुँचने के लिए। और आप मेरे पीछे देखेंगे, सारे जो यात्री हैं वो भी अपनी तैयारियां शुरू कर रहे हैं, अपना सामान समेट रहे हैं। अब उतरने की तैयारी है। अब
तो दोस्तों फाइनली संगम नगरी प्रयागराज पहुंच गए और थोड़ा सा तकलीफ हुई, पर एनीवेज इस मौसम में ट्रेन का इतना लेट होना नॉर्मल सी बात है। 4 घंटे हम लोग लेट आए, पर फाइनली हम यहाँ संगम नगरी प्रयागराज पहुंच गए। और महाकुंभ के दौरान यहाँ आना वाकई एक अद्भुत एहसास है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे स्टेशन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों अब हम यहाँ से सीधा आगे बढ़ते हैं और संगम तक पहुँचते हैं और वहाँ पर हम भी आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्रयागराज जंक्शन पहुँच रहे हैं उसके बाद आपको संगम तक जाने के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगी। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप टैक्सी बुक करके आराम से जा सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा बजट टाइट है तो आप इस तरह से ई रिक्शा बुक कर सकते हैं। ये आपको संगम तक पहुँचा देगी मात्र 30 रुपये पर पर्सन में। और ये आपको जो प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन है उसके सामने वाले गेट से ही आपको मिल जाएगा, दोनों साइड से। इवन सिविल लाइन से भी आपको रिक्शा मिल जाएंगी और यहाँ पर जो अदर साइड है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, 1 नंबर साइड। तो आपको दोनों साइड से आपको ई रिक्शा मिल जाएगी और चार्जेस मोर और लेस सेम रहेंगे, 30 रुपीज़ पर पर्सन। तो दोस्तों फाइनली हम गेट नंबर 1 पहुँच गए। जैसे आप मेरे पीछे देख पाएंगे गेट नंबर 1 है और यहाँ से संगम तक की दूरी लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर है। और जितने भी आपको ई रिक्शा है, अगर बाई चांस आप ई रिक्शा से आते हैं तो आपको यहीं पर ही छोड़ देंगे, इसके पास ही छोड़ देंगे। इसके आगे की जर्नी आपको पैदल ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों हमने भी इस गेट से प्रवेश कर लिया, गेट नंबर 1 से। और यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया आपको काफ़ी लोग हैं जो सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं। और आगे 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है। अब पैदल ही चलेंगे क्योंकि अब कोई साधन नहीं है, तो अब हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। हालांकि थोड़ा सा आगे और आपको ऑटो छोड़ देता है, पर उसके बाद आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली अभी हम संगम द्वार पे पहुंच गए और ये वो जगह है जहां से आगे हम संगम की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये संगम द्वार का दृश्य है। और श्रद्धालु, आप आज एक नॉर्मल डे है, फिर भी यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। तो दोस्तों फाइनली अभी हम संगम क्षेत्र में पहुँच गए हैं और यहाँ पर अभी सामने हमको यहाँ पर घाट दिख रहा है। पर उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था, मैं आपको बताता हूँ। संगम क्षेत्र में ये जो अरेंजमेंट है ये काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। जैसा आप देखेंगे इस तरह के हट बनाए गए हैं, सामने आप देखेंगे, उधर देखेंगे, इधर देखेंगे, और चारों तरफ इस तरह से हट बनाए गए हैं। और ये सारे हट महिलाओं के लिए, महिलाओं को ड्रेस चेंज करने के लिए ये हट्स बनाए गए। तो ये चीज़ जो है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। महाकुंभ 2025 का ये संगम के एरिया का पूरा दृश्य है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो भीड़ है, जो श्रद्धालु है, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कई जो श्रद्धालु है जो ऑलरेडी यहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं और जो इनकी मात्रा वो बहुत ज़्यादा। और जैसे देखेंगे यहाँ पर कई श्रद्धालु है, पूरा जो ये घाट जो एरिया है पूरा भरा हुआ है खचाखच। फाइनली वाकई ये भाई लोग मिले मेरे पीछे से। आप देख पा रहे हैं भाई लोगों ने मेरी हेल्प की, मेरा सामान देखा, मैंने डुबकी भी लगाई, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी आनंद आया। पानी शुरू में काफ़ी ठंडा लग रहा था, पर उसके बाद काफ़ी आनंद आता है। और उसके बाद लगता है कि आप डुबकी लगाते रहे। रियली ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है, आप लोग को भी जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों प्रयागराज में अगर आप संगम स्नान करने आ रहे हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट दर्शन है जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये अक्षयवट मंदिर है और अक्षयवट मंदिर की जो मान्यता है वो भी लोगों में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो भक्तजन हैं वो यहाँ पर लाइन लगाकर मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। और जैसा आप देखेंगे लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इस तरह से आगे जिगजैग होते हुए लाइन को मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और भीड़ को मेंटेन करने का सबसे उचित तरीका यही होता है, आप एक क्यू में उसको मेंटेन किया जाए। और यहाँ से आगे जाते हैं और मंदिर का रास्ता आगे की तरफ है और सीधा आगे जाकर हमको अक्षयवट के दर्शन होते हैं। तो फ्रेंड्स ये मंदिर का फाटक है और ये प्राचीन हनुमान मंदिर से मात्र 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही पड़ता है। और ये मंदिर के अंदर जाने का रास्ता जैसा आप देखेंगे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस मंदिर के सिक्योरिटी में आज भी यहाँ फौज भी तैनात है, आपको जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं वही यहाँ पर दिखेंगे। और अभी हम आगे जा रहे हैं जो कि मंदिर का असली दर्शन है, यानी अक्षयवट मंदिर का जो असली दर्शन है वो आपको सामने मिलेगा। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पर भी सभी श्रद्धालु अभी मंदिर दर्शन के लिए बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये है अक्षयवट के दर्शन और इस वृक्ष के
जो चर्चा है हमारे पुराणों में भी मिलता है। हालांकि जो हम अब वृक्ष अभी देख रहे हैं इसका इतिहास लगभग 300 साल पुराना है, बट जो असली अक्षयवट है वो हमको कहा जाता है कि हमको पातालपुरी टेम्पल में दर्शन मिलेंगे। अभी हम पातालपुरी टेम्पल में ही जा रहे हैं। अभी हमने उस तरफ अक्षयवट के दर्शन किए, अब हम इस तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर हम अभी दर्शन करने वाले हैं पातालपुरी मंदिर के। ये इसका गेट है, अंदर जाने का रास्ता है। सो आगे चलता हूँ और आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। ये पातालपुरी मंदिर का अक्षयवट का जो दृश्य भी आप देख पा रहे हैं, और ये दृश्य वाकई काफ़ी अलौकिक है। और रियली गाइस, अगर आप प्रयागराज आते हैं तो अक्षयवट मंदिर में जरूर दर्शन कीजिए, क्योंकि यहाँ की मान्यता बहुत ज़्यादा है और इस अक्षयवट की जो व्याख्या है पुराणों में भी की गई है। तो दोस्तों, पातालपुरी मंदिर के बेहद ही खूबसूरत दर्शन के बाद हम अपने अगले दर्शन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आज का हमारा दर्शन होने वाला है वो लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन है, जिसको हम बड़े हनुमान जी का मंदिर भी कहते हैं। और ये मंदिर संगम से ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड आधा किलोमीटर भी मुश्किल से पड़ेगा आपको संगम से यहाँ तक पहुँचने के लिए। और अभी इस तरफ अगर आप मेरे देखेंगे तो यहाँ पर रास्ता है बड़े हनुमान जी जाने का, और पीछे आपको अक्षयवट मंदिर के जाने का रास्ता मिलेगा। और दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि संगम में स्नान करने के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन करना अनिवार्य हो जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप बड़े हनुमान जी के मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो फ़िलहाल अभी यहाँ पर भीड़ भाड़ के चलते यहाँ पर क्यू सिस्टम बनाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो इस तरह मेरे पीछे आप जैसे देख पा रहे हैं, ये पूरा हमको क्यू में चलना पड़ेगा। और ये हम कुछ इस तरह से जाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर ऐसे जाते हुए आगे मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, बाहर के लाइन के बाद ये अभी हमारे पहले दर्शन हो रहे हैं। जो मंदिर का फाटक है, मंदिर का फाटक आपको सामने देखने को मिलेगा। आप भीड़ देखिए, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और मेरे पीछे भी देखिए आप, काफ़ी ज़्यादा है भक्तजन यहाँ पर। और अभी क्योंकि अभी मंदिर का फाटक बंद था वीआईपी मूवमेंट की वजह से, और अभी फाटक खुला है तो इसलिए भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। बड़े हनुमान जी के मंदिर से लगभग 200 से 300 मीटर दूर आप दर्शन कर सकते हैं आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर के। यह मंदिर प्रयागराज का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर 4 मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर आदि शंकराचार्य जी की याद में बनाया गया था और इसका आर्किटेक्चर साउथ इंडियन विमान शैली में किया गया है। हमें यहाँ कई देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जो आज का हमारे दर्शन होने वाला है वो श्रीनाग वासुकी मंदिर का है। और इस प्रयागराज विजिट में इस मंदिर का जो दर्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर आप संगम में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी आकर दर्शन करना होता है। तो ये अपनी अपनी मान्यता है। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आप यहाँ का जो दर्शन है वो जरूर करिएगा। यह वही नाग वासुकी जी का मंदिर है जो समुद्र मंथन के समय रस्सी की जगह खुद थे। तो दोस्तों, प्रयागराज में एक और मंदिर के दर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा आप देखेंगे मेरे पीछे श्री माता अलोपी जी का मंदिर है, और ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ पर भी आप दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिए। माँ अलोपी देवी मंदिर जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था। इसके अलावा आप घूम सकते हैं प्राचीन वेणी माधव मंदिर, जहां त्रिवेणी संगम की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं विराजमान हैं। तो दोस्तों, आपके प्रयागराज ट्रिप में एक और लोकेशन, जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। और इसको बोलते हैं अरेल घाट। और इस समय अरेल घाट की जो ब्यूटी है वो बहुत ही खूबसूरत है। मैं भी आपको दिखाता हूँ और आपको खुद लगेगा कि वाकई जो यहाँ के व्यूज़ आ रहे हैं अभी, और जैसे कि आज इतनी सर्दी के टाइम में भी काफ़ी अच्छी धूप खिली हुई है, और इस समय जो यहाँ का व्यू है वो अल्टीमेट व्यू है। और चारों ओर यहाँ पर हज़ारों की मात्रा में आपको बोट्स दिख जाएंगे, और उसी के साथ ही साथ आपको कई यहाँ पर श्रद्धालु है जो स्नान करते हुए भी आपको दिखेंगे। और सामने आपको जहाँ पर अगर वो येलो कलर का अगर आपको दिख रहा हो
तो वो संगम वाला पॉइंट है। अभी हम यहाँ पर भी हमें गंगा जी का ही किनारा मिलता है और यमुना जी हमको आगे से मिलती हैं, पर अभी जो हमको जो आगे सामने वाला पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर आपको बहुत सारे बोट्स दिख रहे होंगे, वो संगम वाला एरिया है। और यहाँ से जो संगम वाले एरिया को हम बहुत ही नज़दीकी से देख पाते हैं और यहाँ पर एक्चुअली भीड़ बहुत कम है अभी इस वक्त, तो आप यहाँ पर काफ़ी देर बैठ सकते हैं, काफ़ी देर अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो कुंभ की सुंदरता है आप एक नज़र में यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। तो अगर आपके पास समय हो तो आप प्रयागराज एक लेटेस्ट अट्रैक्शन भी विजिट कर सकते हैं। इसको शिवालय पार्क कहा जाता है। ये पार्क प्रयागराज में हाल फिलहाल में ही खुला है और इस पार्क की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के आपके एक साथ दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंगों के रेप्लिकास बनाई गई हैं, इसीलिए इसको शिवालय पार्क भी कहा जाता है। अगर आप प्रयागराज कुंभ मेला में आ रहे हैं और आपका बजट कम है तो आप यहाँ पर 90+ शेल्टर्स बने हुए हैं पूरे प्रयागराज में, आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं और ये स्टे बिल्कुल फ्री है। आपको कुछ भी नहीं करना है, ओनली आधार कार्ड लाना है और आप अपने यहाँ पर स्टे ले सकते हैं। पर यहाँ पर जो बेड्स होती हैं वो लिमिटेड होती है हर शेल्टर में। अगर एक बार बेड फुल हो गए तो आपको बेड नहीं मिलेगा। हालांकि अगर आप चाहें तो अपना बेडिंग लेकर आ सकते हैं और इस शेल्टर के अंदर फ्लोर में आप सो सकते हैं। और इसके साथ आपको यहाँ पर जो चार्जेबल है टेंट्स हैं वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। टेंट्स जो हैं वो बहुत ही अलग अलग वैरायटी से मिलेंगी, जैसे कि आपके सेक्शन बने हुए हैं जिसमें आपको डुप्लेक्स टेंट मिल जाएगा, सेमी डुप्लेक्स टेंट मिल जाएगा, लग्जरी टेंट मिल जाएगा, हर तरह के टेंट आपको मिल जाएंगे। तो आप इनमें से किसी भी टेंट ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, पर उनके जो चार्जेस हैं वो थोड़े भारी हैं। तो दोस्तों महाकुंभ 2025 के चलते यहाँ पर जो होटल के चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अगर आप होटल का ही ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं तो होटल के जो चार्जेस है आज के डेट में बहुत वेरी कर रहे हैं। कहीं पर आपको 16, 17, 20, 25 तक मिल रहा है, कहीं आपको 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी, मतलब कुछ भी एक रेट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको संगम क्षेत्र के पास रुकना है और एक मतलब बोलते हैं ना अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली आप अगर एकोमोडेशन सर्च कर रहे हैं, मैं आपको एक ऐसे होटल के बारे में बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल संगम क्षेत्र के बिल्कुल नज़दीक है। इसका हमारा होटल है होटल गंगा निवास और ये दारागंज पुलिस स्टेशन के पास SBI के जो बैंक है उसके बिल्कुल बगल में है। और रूम कुछ इस तरह से है जैसे आप देख पाएंगे। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रूम है, आपको AC मिल जाता है सीज़न के हिसाब से। अभी सर्दी है तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपको यहाँ पर 2 चेयर मिल जाता है, एक छोटा सा टेबल है, एक कंफर्टेबल बेड दिख रहा है और साथ ही साथ आपको एक मिरर मिल जाता है। मिरर के साथ आपको अगर वॉशरूम की हम बात करें तो जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है ऑब्वियसली वॉशरूम कैसा है, तो वॉशरूम कुछ इस तरह से है। एक डिसेंट वॉशरूम है यहाँ पर और आपको गीज़र मिल जाता है और गीज़र छोटा सा गीज़र है तो सिंगल पर्सन के हिसाब से ठीक है। इसके प्राइजेस थोड़े से रीजनेबल हैं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बोलूँगा थोड़े से नेगोशिएट, थोड़ा सा बार्गेनिंग करिएगा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा डील मिल जाएगा। इधर पीछे की तरफ आप देखेंगे तो बड़े हनुमान जी का मंदिर है और उसी रास्ते में आपको ये आर्यवर्ता स्वास्तिक फूड सेंटर मिल जाएगा। ये चार्जेबल रहेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट फूड सर्विस नहीं है। यहाँ पर आपको जितने भी आइटम मिलेंगे वो सब चार्जेबल होंगे, हाँ, पर जितने भी हैं वो आपको MRP पे मिलेगा और जो फूड आइटम्स है वो भी काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स ये इसके अंदर का जो नज़ारा है और देखेंगे यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आराम से आप बैठ के अपनी थकान भी मिटा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी भूख भी मिटा सकते हैं। तो अगर आपको चार्जेस दिख रहे हो तो काफ़ी अच्छा है। चाय 10 रुपये की मिल जाएगी, प्लेन डोसा 80 रुपये का है, गुलाब जामुन 1 पीस 20 रुपये का है, वाटर बोतल MRP पे 20 रुपये पर मिल रहा है आपको, जलेबी 50 रुपये का 100 ग्राम है, कॉफ़ी आपको 30 रुपये की मिल जाएगी, थाली आपको 200 रुपये की मिल जाएगी। तो दोस्तों बड़े हनुमान मंदिर के पास आपको एक और फूड कोर्ट मिल जाता है, एक फूड हब मिल जाता है जहाँ पर आप अपनी भूख और थकान दोनों ही मिटा सकते हैं। तो दोस्तों ये सामने आप बड़े हनुमान जी की मंदिर का एंट्रेंस गेट देख पा रहे हैं। एक गेट इधर है, एक गेट उधर है और उस तरफ भी आपको एक गेट मिल जाएंगे और उसके बिल्कुल सामने आपको यहाँ पर श्रेयस फूड कोर्ट मिल जाएगा।
और ये भी काफ़ी बड़े एरिया में है और आपको यहाँ पर सिटिंग तो नहीं मिलती, पर हाँ कुछ टेबल्स लगे हुए हैं जहाँ पर आप खड़े होकर आराम से खाना खा सकते हैं, थोड़ी देर सुस्ता सकते हैं। और यहाँ पर जो अगर बात करें तो यहाँ पर आपको हर तरह के खाना मिल जाएंगे, चाहे वो आपको छोले भटूरे हो, चाहे वो थाली हो, चाहे वड़ा पाव हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे नॉर्थ इंडियन हो, एवरी डिशेज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आप ऑब्वियसली जब हम इतनी बड़ी जर्नी कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं जहाँ हमको बहुत पैदल चलना पड़ता है, तो आपको बार बार भूख और प्यास लग सकती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर कुंभ एरिया में, यानी कि जो संगम एरिया है उसके आसपास आपको बहुत सारे इस तरह के मतलब फूड हब मिल जाएंगे, फूड सेंटर मिल जाएंगे। एक मतलब पूरा एक ढाबा टाइप का है जहाँ पर आपको बहुत सारे खाने के वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, एक और फूडिंग का जो पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 14 रत्ना कथा द्वार से संगम की ओर जा रहे हैं तो आपको बगल में ही यहाँ पर ये इस तरह से आपको ये तनिष्क फूड मिल जाएगा। और ये तनिष्क फूड के अंदर आपको सारे वैरायटीज़ ऑफ फूड आपको मिल जाएंगे। आपको अगर सिर्फ चाय पीनी है तो आपको वैरायटीज़ ऑफ टी मिल जाएगी और हर एक तरह के खाना का जो वैरायटीज़ है आपको मिल जाएगी। और अब जैसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे फूड के आइटम्स आपको यहाँ पर आराम से खाने के लिए मिल जाएगा। और चार्जेस थोड़े से ठीक ठाक है, आप समझ लीजिएगा। पर हाँ, अगर आप इस रास्ते से संगम की ओर जा रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया। और जितना भी अब तक मैंने यहाँ पर देखा है उसको देख कर ही लगता है कि यहाँ का जो अरेंजमेंट है और शायद फूड भी यहाँ का अच्छा होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं कैसी वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय। हर हर गंगे, हर हर महादेव।